हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपका यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का दूसरा पेपर लेकर के आए हैं, जो कि हुआ था 18 नवंबर 2018 को। ये आपका पेपर 2 यानी कि 6 to 8 के लिए हुआ था। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये पहला आपको पता है कि पहला भाग जो है वो 30 नंबर का बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है आपके लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या फिर वाराणसी। तो आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद में। हमारी जो मनोविज्ञानशाला यूपी में है वो आपकी इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1954 में इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं, मनोविज्ञानशाला की स्थापना की गई थी 1954 में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका इलाहाबाद में जो मनोविज्ञानशाला है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। तो आप ऑप्शन है आपका पहला कुत्तों से, दूसरा मुर्गियों से, या फिर तीसरा बंदरों से, या फिर चौथा वनमानुषों से। तो आंसर जो हो जाएगा आपका वो चौथा हो जाएगा, वनमानुषों से। देखिए, कोहलर के अनुसार व्यक्ति समस्या के समाधान हेतु अलग अलग तरीकों से परिस्थिति का अवलोकन करता है और उसमें अचानक सूझ आ जाती है। अतः सूझ अचानक होती है और उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीखने वाले व्यक्ति में सूझ उत्पन्न होती है, वह सही अनुक्रिया करता है और सीख लेता है। कोहलर ने चिंपैंजियों, जिन्हें मतलब चिंपैंजी यानी कि वनमानुष, पर इसका प्रयोग किया था, जबकि स्किनर ने चूहों एवं थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर ऐसे प्रयोग किए थे। देखिए, आप जब हम आपको प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, तो इसमें अभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि आपका थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था या फिर स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था। तो स्किनर ने आपका चूहों पे किया था और थॉर्नडाइक ने आपका बिल्लियों पे किया था। ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा अधिगम का पठार है। तो अधिगम का पठार क्या है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है, या फिर दूसरा अधिगम में दोष, या फिर अधिगम की समाप्ति, या अधिगम में अवरोध। तो आंसर जो है आपका वो पहला हो जाएगा, ऑप्शन अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। देखिए, अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। स्किनर ने अधिगम के पठार के बारे में कहा है कि पठार क्षैतिज प्रसार है, जिससे उन्नति का बोध जो है वो नहीं होता है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर हैं, या फिर हल हैं, या फिर पेवलॉव हैं, या फिर थॉर्नडाइक हैं। तो आंसर आपका होगा पहला स्किनर, जिन्हें हम बीएफ स्किनर के नाम से भी जानते हैं। इनका पूरा नाम बीएफ स्किनर है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा है, दंड है, या फिर पुरस्कार है, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। तो आंसर जो है आपका वो चौथा हो जाएगा कि सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। देखिए, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण ही होता है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार के प्रदर्शन से विद्यार्थी भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ये विद्यालय प्रशिक्षण की बात तो चलो यहाँ पर ठीक है, पर घर में भी आप अपने बच्चों के सामने जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वैसे ही बच्चे बनते हैं, वैसे ही हाव भाव और व्यवहार सीखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों के सामने सही व्यवहार का जो है वो प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के समप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? पहला हल ने, या फिर कैंडलर ने, या कोहलर ने, या फिर ब्रिक ने। तो आंसर आपका पहला हो जाएगा हल ने। देखिए, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के समप्रत्यय को क्लार्क, हल
का पूरा नाम जो हल का है, उनका हल का पूरा नाम है क्लार्क हल, ने 1932 में प्रस्तावित किया था। हल ने एक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक हैं, ये जो हैं वो एक प्रमुख व्यवहारवादी विचारक के नाम से जाने जाते हैं। वर्ष 1942 में इन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। तो ये आपकी जो मुख्य बातें थी, इसे भी ध्यान आप रखिए कि हल ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था, तो आपका 1942 में किया था। इससे संबंधित, हल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, पूछा है। पहला है बुश, दूसरा है डेविड ह्यूम और तीसरा है आपका D.W. एलन और एचिसन। ये 4 ऑप्शन है आपके, तो आंसर हो जाएगा आपका D.W. एलन। 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। ब्रिटेन के दार्शनिक डेविड ह्यूम अनुभववादी चिंतक थे, जबकि D.W. एलन बुश तथा एचिसन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंध जो है वो रखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर, या फिर परावर्ती स्तर, या फिर स्मृति स्तर, या फिर दूरवर्ती स्तर। तो आंसर जो है आपका चौथा हो जाएगा दूरवर्ती स्तर। शिक्षण का, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना तथा उनको सीखने के लिए प्रेरित करना है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है। शिक्षण अधिगम के 3 स्तर हैं। पहला जो है वो है स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल, और दूसरा है बोध स्तर, और तीसरा है आपका चिंतन अथवा मनन स्तर। तो ये आपके 3 मुख्य स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? नंबर 1 व्याख्यान, दूसरा योजना, तीसरा अन्वेषण, चौथा मस्तिष्क उद्वेलन। तो आंसर आपका चौथा हो जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन। व्याख्यान को कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं माना जाता है। व्याख्यान किसी विशेष व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो उसके स्वयं के विचार होते हैं, जबकि वाद विवाद, मस्तिष्क उद्वेलन, अन्वेषण एवं योजना कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण के अंग जो हैं वो होते हैं। ये है आपका आंसर। 10वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, पूछी गई है। तो 4 ऑप्शन हैं आपके, चलिए देखें। पहला है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, नहीं है पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास और की ओर से सेवा में बदलाव है। तीसरा है समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला। बाकी जो 3 आपके दिए हैं वो तो देखिए हैं। समावेशी शिक्षा की विशेषता है कि समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं की अधिकतम स्तर बढ़ाना चाहती है, ये भी बिल्कुल सही है। दिव्यांग बालकों की देखरेख उनकी शिक्षा व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा बदलाव करता है, ये भी है। यहाँ पूछा है ये केवल विशेष आवश्यकता वाले अभिवृद्धि करती, तो ऐसा नहीं होता है। तो आंसर आपका नहीं है पूछा है, तो पहला हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? पहला छात्र कथन, दूसरा अभिभावक कथन, या फिर तीसरा शिक्षक कथन, या फिर मौन। तो देखिए आंसर जो है इसका वो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं है पूछा गया है कि अभिभावक कथन जो है वो नहीं होगा। देखिए नैन एंड फ्लेंडर ने वर्ष 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित एक विशिष्ट प्रणाली विकसित की, जो कि कक्षा के अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग से करती है। कक्षागत व्यवहार के अध्ययन के लिए शिक्षण के दौरान होने वाली शाब्दिक अंतःक्रिया का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए संपूर्ण शाब्दिक व्यवहार के
प्रमुख रूप से 3 भागों में जो है वो विभाजित किया गया है। ये जो 3 आपके भाग हैं वो हैं आपके शिक्षक कथन यानी कि टीचर टॉक, दूसरा छात्र कथन यानी कि पीपल टॉक, तीसरा है मौन या विभ्रांति यानी कि साइलेंस, और कन्फ्यूजन आपका साइलेंस और कन्फ्यूजन्स, और अभिभावक कथन यानी कि गार्जियन टॉक है वो फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंध जो है वो नहीं रखती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो ये कह रहा है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? रूपग्राम है या फिर पद है या ध्वनिग्राम है या फिर शब्द है? ये आपके बीएड एंट्रेंस में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला रूपग्राम। संभाषण के अर्थ में लघुत्तम इकाई जो है वो रूपग्राम ही होती है। 13वां क्वेश्चन है हम करके सीखते हैं किसने कहा था? यूकम में, डॉक्टर मैस ने, या सिम्पसन ने, या फिर कॉल्सनिक ने? तो आंसर जो है आपका हो जाएगा सिम्पसन। तो देखिए आपका हम करके सीखते हैं ये सिम्पसन का तो है ही है आपका, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है, ये क्वेश्चन है। पर आपको हम बता दें कि यही कथन जॉन डीवी का भी है। जॉन डीवी का भी बहुत पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ जॉन डीवी नहीं है, आंसर में आपका सिम्पसन ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर आपका सिम्पसन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति या फिर वर्णन? तो नहीं है पूछा है तो आपका चौथा हो जाएगा वर्णन। क्योंकि देखिए आपके शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? पहला स्तर आपका जो होता है वो होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है आपका बोध स्तर, तीसरा होता है आपका चिंतन स्तर। तो जो हमारा प्रवर्तक हैं स्मृति स्तर के वो हैं हमारे हार्वर्ड, और बोध स्तर के हैं मॉरिसस, और चिंतन स्तर के हैं हंट। निम्न स्तर माध्यमिक स्तर प्रयोग, और उच्च कक्षा नवीन विचार जो हैं वो हमारे हंट के हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है? पहला निदान या फिर प्रत्यक्षीकरण, या फिर क्रिया और प्रतिक्रिया की, या फिर ये सभी होते हैं? तो आंसर जो है आपका 15वें का चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि ये सभी होते हैं। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था इंटरैक्टिव जिसे बोलते हैं हम, इंटरैक्टिव स्टेज में मुख्य संक्रियात्मकता जो होती है, प्रतिक्रिया होती है, इसके माध्यम से ही शिक्षण कार्य प्रभावशाली तरीके से संपन्न होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि निदान की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, और प्रत्यक्षीकरण की। 16वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है? पहला अनुक्रिया अनुबंधन, दूसरा आपका ऑप्शन है उद्दीपक सामान्यीकरण, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुक्रिया सामान्यीकरण, या फिर चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है आपका दूसरा उद्दीपक सामान्यीकरण। इसका थोड़ा सा देखते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। यह प्रक्रिया अनुक्रिया के सामान्यीकरण अनुबंधन के कारण होती है। जब अनुक्रिया को दोहराया जाता है तो प्रायः उसमें समान प्रकार के ही कार्य किए जाते हैं, अर्थात उद्दीपक के प्रति समान प्रकार के कार्यों की प्रतिक्रिया की जाती है, अथवा विशेष प्रकार की अनुक्रिया को दोहराना ही अनुक्रिया का जो है वो सामान्यीकरण कहलाता है। 17वां देखते हैं क्वेश्चन कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद को, या फिर अभिभावक की पृष्ठभूमि को, या फिर विद्यार्थियों की मानसिक स्तर को, या विषय की विशिष्ट प्रकृति को? तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, अभिभावक की पृष्ठभूमि को।
18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? पहला सामूहिकता की प्रबलता, दूसरा है जिज्ञासा की कमी, या फिर तीसरा है अभिवृद्धि में स्थिरता, या फिर चौथा है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा दूसरा, जिज्ञासा की कमी। देखिए बाल्यावस्था की जो एज होती है वो हमारी 6 to 12 होती है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था की आयु कितने वर्ष से कितने वर्ष की होती है, तो वो आपकी 6 से 12 वर्ष की होती है। तो बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जिसमें विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यता में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक ज्ञान का विकास, रचनात्मक कार्यों में रुचि, सहयोग की भावना, नैतिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, सामूहिक आपके प्रवृत्ति, रुचियों में परिवर्तन, संग्रहीकरण की प्रवृत्ति आदि जो है वो हमारी बाल्यावस्था की विशेषता होती है। और आपसे यहाँ पूछा गया है कि नहीं होती है तो जिज्ञासा की कमी, बल्कि जिज्ञासा आपकी प्रबल होती है बल्कि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? पहला उद्भवन, दूसरा अभिप्रेरण, तीसरा आयोजन, चौथा प्रबोधन। तो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा दूसरा अभिप्रेरण। देखिए सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचार वस्तु, जिसमें पुराने तत्वों को नए तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, नवीन सृजन किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, उद्भवन एवं प्रबोधन आदि तत्व जो हैं वो आते हैं, जबकि अभिप्रेरण शब्द सृजनात्मक प्रक्रिया में नहीं आता है। इसके अंतर्गत आपका अभिप्रेरण नहीं आता है, तो आंसर आपका नहीं पूछा है तो अभिप्रेरण हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? पहला शारीरिक विकास, दूसरा सामाजिक विकास, तीसरा नैतिक विकास, या फिर चौथा मानसिक विकास। तो आंसर जो है आपका दूसरा हो जाएगा सामाजिक विकास। देखिए वृद्धि और विकास को यदि हम समान अर्थों में प्रयुक्त करें तो बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास निम्न चरणों में होता है। मतलब आपको हम जो बताने जा रहे हैं कि किन किन चरणों में होता है, तो जिसमें पहला आता है हमारा शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक एवं बौद्धिक विकास, तीसरा हमारा आता है संवेगात्मक विकास, और चौथा आता है नैतिक अथवा चारित्रिक विकास, पांचवा आता है सामाजिक विकास, और छठवां आता है भाषात्मक विकास। तो आपका ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, जो कह रहा है सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, या फिर प्रसार है? तो सीखना एक तरह का हमारा जो है वो प्रसार होता है, फैलाव मतलब किसी चीज़ का, ठीक है, बढ़ता जाता है निरंतर हमारा आगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सीखने का क्या तात्पर्य उस मानसिक प्रक्रिया से होता है जिसमें कि व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार या पूर्व अनुभूति तथा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन, जिसमें हमारा क्या है कि संशोधन जो है वो होता रहता है या परिमार्जन होता है, अतः सीखना एक तरह से व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक, हम सीखते हैं उसी प्रकार से हमारे जो व्यवहार में है वो बदलाव आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो 22 नंबर क्या कह रहा है? तो 22 नंबर हमारा कह रहा है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। भाई किस में किया जाता है? पहला ऑप्शन है शाब्दिक अधिगम के लिए, या फिर दूसरा प्रसूत अनुबंधन के लिए, या फिर आपका तीसरा है बालक अधिगम के लिए, या फिर चौथा आकस्मिक अधिगम के लिए। आंसर हो जाएगा प्रसूत अनुबंधन के लिए। देखिए क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन अन्वेषण सर्वप्रथम हमारे जो हैं वो BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। ये आपसे पूछा जाता है कि क्रिया प्रसूत का जो है अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो आपका आंसर होगा BF स्किनर। ठीक है, तो स्किनर द्वारा किया गया क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और उनके नियंत्रण में रहती हैं। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन ही कहलाता है। स्किनर ने स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन देखिए,
बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी के परीक्षण में है? कितने हैं आपके? पहला 5 उप परीक्षण, दूसरा 8 उप परीक्षण, तीसरा 4 उप परीक्षण या फिर चौथा 7 उप परीक्षण। आंसर हो जाएगा आपके 5 उप परीक्षण। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखिए आपका सन 1955 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा, इसीलिए हम इसे भाटिया बैटरी कहते हैं, इनका पूरा नाम क्या था? चंद्रमोहन भाटिया। ये प्रोफेसर थे। कुछ विदेशी तथा कुछ स्वनिर्मित परीक्षणों को सम्मिलित करके भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण माला का निर्माण किया। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया गया था। इस बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उप परीक्षण क्रमशः कोह-ब्लॉक टेस्ट, अलेक्जेंडर पास एलांग टेस्ट, आकृति चित्रण टेस्ट, अंक तत्काल स्मृति टेस्ट एवं चित्र रचना टेस्ट इसके अंतर्गत जो हैं आते हैं। यह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहलाता है। अगर आप कोई क्वेश्चन आ जाए कि 5 उप परीक्षण है जो उसे और किस नाम से भी जाता है, या भाटिया बैटरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है किंडरगार्टन से संबंधित। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? पहला फ्रॉवेल, दूसरा मॉन्टेसरी या फिर कुक ने या फिर डाल्टन ने? तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला फ्रॉवेल। देखिए फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने, इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है कि फ्रॉवेल का पूरा नाम, तो इनका है फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। यह छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का एक रूप है जो घरेलू शिक्षा से बदलकर अधिक औपचारिक शिक्षा में परिवर्तित हो गया। इस पद्धति के माध्यम से बच्चों को रचनात्मक खेल, सामाजिक वार्तालाप के माध्यम से जो है वो ज्ञान दिया जाता है, उसमें बुनियादी कुशलताओं का विकास किया जाता है। फ्रॉवेल ने प्री स्कूल शिक्षा का पहला संस्थान खोला जिसे किंडरगार्टन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं? थॉर्न है या फिर रोजर्स है या फिर विलियमसन है या फिर कोई नहीं है इसमें से? तो आंसर जो है आपका तीसरा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विलियमसन। कि परामर्श और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न उपागमों और सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत परामर्श प्रक्रिया के मानदंडों को समझने के लिए बुनियादी रूप से संकलात्मक संरचनाएं होते हैं। इन मानदंडों में व्यक्तित्व विकास का अवलोकन करने, पिछले व्यवहार को समझने, निदान करने और उपचार की जो योजना बनाने, सेवार्थी के अभिप्रेरणों यानी कि मोटिवेशन आवश्यकताओं और अनसुलझे मुद्दों का आकलन करने तथा कार्य नीतियों की पहचान करने एवं सेवार्थी को सहायता की मध्यस्थताओं के लिए प्रतिरूपों यानी कि मॉडल्स को शामिल किया जा सकता है। संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता जो है हमारे एफ.सी. थॉर्न हैं। इसमें एफ. गॉरफील्ड जे. पावर का भी योगदान इनके साथ रहा है, पर मुख्य रूप से हमारे जो हैं वो आपका इसमें जो आंसर है ये आपका थॉर्न होगा यहाँ पे, पर आयोग द्वारा आपका विलियमसन मांगा गया था, तो हम आपको यहाँ पे विलियमसन ही बता रहे हैं। बाकी इसका आंसर जो है वो आपका थॉर्न होगा। ठीक, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आयोग के द्वारा माना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? पहला छात्र को दंडित करना, या फिर दूसरा उसे नज़रअंदाज करना, या फिर तीसरा उसके माता पिता को सूचित करना, या फिर चौथा अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा चौथा, अवांछित व्यवहार के कारणों को पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना।
कि छात्र के अवांछित से व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि उन अवांछित व्यवहार के कारणों का पता करेंगे। भाई किस कारण से इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है बच्चा, तो जब उसके कारण का पता लगाएंगे तभी तो हम उपचार कर पाएंगे, समाधान कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। भाई पहले कोई बीमारी है तो उसके कारणों का पता लगाएं, डायग्नोस क्यों किया जाता है ना, तभी उसका उपचार और सही दवाइयाँ दी जाएंगी। उसी प्रकार का है ये। अगला क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया से संबंधित आपका, कि डिस्लेक्सिया संबंधित है किससे? पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या फिर लेखन संबंधी समस्या से, या वाक क्षमता संबंधी विकार से। आंसर हो जाएगा आपके पढ़ने की समस्या से संबंधित है आपका डिस्लेक्सिया। देखिए कुछ छात्र जो हैं वो लिखने पढ़ने में, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने आदि में थोड़ा कमज़ोर होते हैं। इस कमजोरी को ही हम अधिगम अशक्तता के नाम से जानते हैं। तो डिस्लेक्सिया का संबंध जो है हमारा अधिगम अशक्तता होता है, उसी में है। एक डिस्लेक्सिया का संबंध वो है पठन विकार से होता है, जिसमें बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में जो है कठिनाई आती है। जैसे कि क्या होता है, वो वी को डी पढ़ देगा, वो विभेद नहीं कर पाता है जल्दबाजी में, आप समझ रहे हैं, है ना। या आपको 12 का 21 पढ़ देगा, है ना, इस तरीके का है। तो यही आपका डिस्लेक्सिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि से संबंध, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है दृष्टिबाधित विद्यार्थी, दूसरा है अस्थिबाधित विद्यार्थी, फिर तीसरा है श्रवणबाधित विद्यार्थी, या फिर चौथा है शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो आंसर आपका पहला हो जाएगा दृष्टिबाधित विद्यार्थी। आपको ब्रेल लिपि के बारे में आप जानते होंगे, ये दृष्टिबाधित के लिए होता है, ये उंगली से टच करके जो है लिपि होता है। इसके बारे में हम आपको ये पढ़ाएंगे किसी दिन विस्तार से, बाकी अभी आप जान लीजिए दृष्टिबाधित। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें यूपी टेट में, सी टेट में ये 2-3 बार देखने के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका CWSN का अर्थ है? पहला मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। तो आंसर जो है आपका तीसरा हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती। इसका 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, पूछा है। तो साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि, या फिर संप्रेषण। तो आंसर हो जाएगा आपका वृत्तिक वृद्धि, यानी कि प्रोफेशनल ग्रोथ इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारे हो गए CDP के 30 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हिंदी का। हिंदी से भी 30 प्रश्न आते हैं। तो चलिए अब हम लैंग्वेज 2 के अंतर्गत हिंदी आती है हमारी, तो चलिए अब उसके प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ये है आपकी ये लैंग्वेज 2 या हिंदी। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है सनातन, दूसरा अविच्छिन्न, या तीसरा शाश्वत, या चौथा है नश्वर। तो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा तीसरा अविच्छिन्न। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग में से कौन सा गलत है? आपसे गलत पूछा गया है। तो एक तरफ आपका रास्ता नापना, रंग जानना, लोहा लेना, शैतान के कान काटना। तो इस प्रकार का ये कोई एक क्वेश्चन है और इसमें गलत पूछा गया है। तो गलत आपका रास्ता नापना यानी कि आकलन करना गलत होगा। बाकी सब सही है। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना यानी कि सामना करना, शैतान के कान काटना यानी कि बहुत चतुर होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लोकोक्ति से संबंधित है कि लोकोक्ति और उसके अर्थ से के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत पूछा है।
तो देखिए पहला है आँख का अंधा नाम नयन सुख, तो नाम के प्रतिकूल कार्य होना ये तो सही है। अक्ल बड़ी या भैंस, तो बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, ये भी सही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष न मान के दूसरों पे मरना, ये भी सही है। आ बैल मुझे बाल, यानी कि बैल को मारना, ये गलत है आपका और आपसे गलत ही पूछा गया है। अब चलिए उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होता है वो देखते हैं। तो सही विकल्प आपसे है वो तीसरा है उत्धन डयन। 35 क्वेश्चन है जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी है कि दृष्टा, रचयिता, ये तो गलत, सृष्टा, ये भी गलत, सुषुप्त, ये नहीं, ये दृष्टा आपका शुद्ध है, बिल्कुल सही है। चौराहा शब्द में समास है, कौन सा समास है? तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है या कर्मधारय है या फिर द्विगु है? तो जहाँ भी संख्यावाची होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो चौराहा यानी कि चार आ रहा ना, पहले चार राहों का रास्ता को ही हम चौराहा कहते हैं, जो हमारा द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन है अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ है। भाई क्या अर्थ है? पहला गुप्त मंत्रणा होना या अपने में सीमित होना या ज्ञान होना या काम ना आना। तो आंसर होगा आपका गुप्त मंत्रणा होना। अगला क्वेश्चन है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो पहला है अव्ययी भाव, दूसरा बहुब्रीहि या फिर तीसरा द्विगु या फिर तत्पुरुष। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा बहुब्रीहि समास। स्वर किसका भेद है? समास का या फिर वर्ण का या लिंग का या संधि का? तो आंसर आपका हो जाएगा तीसरा संधि का। संधि, स्वर संधि विसर्ग संधि जो होता है उस संधि का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमारे आ है, अत है, अत्यु है या अति है? तो हमारा अत्याचार में अति उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग हमारे 22 होते हैं, देखिए और बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं, जैसे प्रपरा, पसम, अनुआवनिश, निर्दुष, दुर्वी, यांगनी, सु, प्रतिपर, उप, अधि, अति, इस प्रकार के कुछ होते हैं जिसमें हमारा अति उपसर्ग होता है। तो जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अनुकरण का सिद्धांत, दूसरा क्रियाशीलता का सिद्धांत, तीसरा प्रत्यय का सिद्धांत या फिर चौथा अभ्यास का सिद्धांत। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि अनुकरण का सिद्धांत। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? यमक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है या फिर रूपक है? तो आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा रूपक अलंकार है। ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण कौन सा है भाई? देखिए पहले में है शा शा शा, दूसरे में चा छा जा, तीसरे में या रा ला वा या चौथे में टा ठा डा। तो आंसर हमारा हो जाएगा पहले शा शा। तीनों शा जो हैं वो हमारे ऊष्म वर्ण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन हमारे या रा ला वा शा होते हैं, ये इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देख, मेढक का तत्सम रूप क्या है? तो भैया बंदूक है कि मुदग है या मुष्टि है या फिर मंडूक है? तो मंडूक मेढक का तत्सम रूप कहा जाता है। कूप मंडूक कहा जाता है, कुएं का मेढक, इसी को मंडूक मीन्स होता है मेढक। अगला 45 नंबर है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? तो दिक धनगज या दिह धनगज या फिर दिक धनगज या दिग धनगज। तो पहला हो जाएगा दिक धनगज, दिग्गज। गुप्त का विलोम है भुक्त, मुक्त, प्रकट या विलिप्त। तो भैया गुप्त का मतलब होता है प्रकट, गुप्त का मतलब है छुपा हुआ और प्रकट का मतलब है जो दिखाई दे रहा है, जो सामने है, यानी कि गुप्त का प्रकट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कह रहा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है क्या है? ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह या मालदार। तो आंसर हो जाएगा तीसरा ईमानदार। 48 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है क्या है? नामवल है या दूसरा है गतिचाल है या तीसरा है निशाना उद्देश्य या चौथा है सही गलत। तो आंसर आपका तीसरा हो जाएगा निशाना उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? अमृत या पानी, प्राण या प्रियतम, तीसरा है बादल बिजली या चौथा है सेना शक्ति। तो आंसर आपका पहला हो जाएगा अमृत और पानी। अब 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आँख की रोशनी जाना पहला ऑप्शन, दूसरा नामकरण करना, तीसरा गुण के विरुद्ध नाम का होना या संतुष्ट होना। तो
गुण के विरुद्ध नाम का होना ही आकांदा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ होता है। अब देखिए आगे हमारा क्या, इस प्रकार से एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसे एक बार आप अपनी सरसरी नज़रों से देख लें कि प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योआश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। इस प्रकार से ये पैराग्राफ है, जिसे आप देख लीजिए जल्दी से। और इससे संबंधित हमारे जो हैं 51-52 यानी कि 2 क्वेश्चन इस पैरा से हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। तो देखिए जब बहुत इजी है क्वेश्चन, आप पैरा पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन निकल आएंगे। तो आंसर है आपका जल। 52 क्वेश्चन है पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है पूछा है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों को बढ़ना, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना, ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, छायादार वृक्षों में फल नहीं लगना। तो आंसर हो जाएगा आपका छायादार वृक्षों में फल नहीं लगना, नहीं है पूछा है आपसे। चलिए कविता शिक्षण की विधि है, क्या विधि है? लेखन प्रणाली, कौशल प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर अक्षरबोध प्रणाली। तो देखिए कविता शिक्षण की जो विधि प्रणाली वो है अर्थबोध प्रणाली। वो कविता कोई पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तभी उसके क्वेश्चनों का हम उत्तर निकाल पाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्थबोध। अगला क्वेश्चन है शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा है। लोलभ का संतुष्ट होता है, यौवन का वार्धक्य होता है, विश्लेषण का विवेचन होता है, एकांकी का सर्वांगीण होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, विश्लेषण का विवेचन होता है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अन्योन्य का परस्पर या अन्यान्य और शब्द और विलोम, ये वाला हो गया आपका। कौन सा विकल्प सही नहीं है? 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, अन्योन्य का परस्पर, कृति का रचना, कृति का निष्कृष्ट और निष्कृष्ट पुरुष। तो आपका सही नहीं है पूछा है, तो कृति का निष्कृष्ट पुरुष होगा। कृति है आप देख ही रहे हैं, पुरुष दे रखा है, तो रचना, कृति माने रचना होता है, अन्योन्य माने परस्पर और अन्यान्य माने और। ठीक है, अन्योन्य बोलते हैं इसे, अन्यान्य देखा है, वैसे अन्योन्य होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, दूसरा ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, या फिर तीसरा हरि भक्त का मार्ग कठिन होना, या फिर चौथा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे के कार्य को करना। तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे के कार्य को करना। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो पहला है जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य है, या फिर नेता ने भाषण दिया और चला गया, ये संयुक्त वाक्य है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, ये सरल वाक्य है। या लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये सरल वाक्य है। तो आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये एक प्रकार का सरल वाक्य है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है पूछा है। जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक कहते हैं, या जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी, जिसका इलाज कठिन हो दुसाध्य, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो प्रागैतिहासिक। तो देखिए बाकी सब सही हैं। दूसरा है जो कम खर्च करने वाला उसे अपव्ययी कहा जाता है, ये आपका गलत है। ज़्यादा खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला मैं क्या कहता, दूसरा महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। तीसरा है नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। चौथा उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। 60वां क्वेश्चन देखते हैं, इस भाग का दूसरा यानी कि हिंदी का आखिरी क्वेश्चन, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं।
तो पहला आपका सही है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूट के दूसरी विपत्ति में पड़ना इसे कहते हैं। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, ये भी सही है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठाठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी, तो काठ की हांडी बार बार जल जाती है, ये गलत है। तो ये आपके हिंदी के प्रश्न थे 30। अब हम देखेंगे, देखिए संस्कृत हम आपको अलग से कराएंगे, एक ही क्लास में हम सारे संस्कृत के 1 से या 2 वीडियो आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सारे संस्कृत के क्वेश्चन दे देंगे। यहाँ पे हम आपके जूनियर लेवल में आपको पता है 4 भाग आते हैं, जिसमें पहले में CDP आता है, दूसरे में आपका हिंदी आता है, तीसरे में संस्कृत और आपका इंग्लिश या उर्दू में से कोई आता है, चौथा आपका जो सब्जेक्ट है वो आता है SST है, या फिर आपका जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं वो आपका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं SST का, जो कॉमर्स वाले और आर्ट साइड वालों के लिए होता है, जो 60 नंबर का आता है। ये हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भाग होता है, इससे ही हमारे पास या फेल की रिजल्ट बनता है, क्योंकि 60 का होता है। 60 में कम से कम आपको 40 से 45 के बीच नंबर आएंगे, तो आप ये समझिए कि आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना SST का सेक्शन। देखिए हम आपको डिटेल अभी इसमें नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन थे ऑप्शन आंसर बताते जाएंगे, जिससे आपका समय कम बनेगा, मतलब जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम आपको डिटेल बताएंगे तो फिर ठीक। तो देखिए 91 से लेकर 150 तक जो है आपका वो SST रहता है, जिसमें 91 क्वेश्चन है आपका। पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, या फिर जम्मू कश्मीर, या झारखंड, या कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? गेहूं है, चाय है, कॉफ़ी है, या रबड़ है? तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, गेहूं। नहीं है पूछा है क्योंकि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाटो NATO का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, ब्रुसेल्स में, लंदन में, या फिर पेरिस में? तो आंसर होगा आपका ब्रुसेल्स में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 28, 24, 18 या फिर 22? तो आंसर हो जाएगा आपका 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? पहला समाजवाद, दूसरा प्रजातांत्रिक, या तीसरा धर्मनिरपेक्षता, या चौथा संघात्मकता? तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा, संघात्मकता। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? पहला श्रव्य दृश्य, दूसरा कार्य निर्धारण, तीसरा व्याख्यान, चौथा वाद विवाद? आंसर हो जाएगा आपका पहला, श्रव्य दृश्य। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? पहला दर्शन शास्त्र, और दूसरा इतिहास, तीसरा राजनीति शास्त्र, चौथा भूगोल? तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, दार्शनिक शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर चौथा डॉक्टर KS मुंशी? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? पहला उपराष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? पहला है NPT, दूसरा PTBT, या फिर CTBT, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा दूसरा, PTBT। 101 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला है? कहाँ पे मिला है? दक्षिण सूडान में, या सोमालिया में, कांगो में, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है आपका दक्षिण सूडान। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? पहला है खाद्य और कृषि संगठन, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या एशियन बैंक? तो आंसर हो जाएगा आपका एशियन बैंक। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या फिर अमोनियम सल्फेट, या तीसरा है कैल्शियम नाइट्रेट, या फिर चौथा है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट? आंसर हो जाएगा आपका पहला, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी कितनी?
10,000 लीटर या फिर 1,00,000 लीटर या फिर 1,000 लीटर या फिर 10,00,000 लीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा 10,000 लीटर, 1,00,000 लीटर, सॉरी 1,00,000 लीटर दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, केला का कायिक प्रवर्धन होता है तने द्वारा, पत्ती द्वारा, बीज द्वारा या फिर शक्कर द्वारा? तो होता है शक्कर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम सल्फेट या फिर आपका यूरिया? तो आंसर हो जाएगा आपका यूरिया। अगला क्वेश्चन है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई में उपरोक्त अवस्था कौन सी है? फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, परिपक्व अवस्था? तो आंसर है आपके पहला, फूल आने से पूर्व की अवस्था। अगला क्वेश्चन है, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है पेटोमीटर द्वारा, पोटोमीटर द्वारा या रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा या चीनोमीटर द्वारा या फिर ट्रेंडोमीटर द्वारा? तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या है? फलों के रस को साफ करना, फलों के रस का थक्का जमाना या फलों के रस को मीठा बनाना या फलों के रस को रंगीन करना? तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, फलों के रस का थक्का बनाना। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? साइनाइड, जिंथोफिल, एंथेसाइटिन या फिर लाइकोपिन? तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा, लाइकोपिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, नींबू का फल प्रचुर होता है, क्या होता है नींबू का फल? मौलिक अम्ल का या फिर टार्ट्रिक अम्ल का या सैट्रिक अम्ल का या फिर एसिटिक अम्ल का? तो सैट्रिक अम्ल यानी कि दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? पुणे में या फिर बेंगलुरु में या नागपुर में या फिर लखनऊ में? तो आंसर होगा आपका नागपुर। अगला क्वेश्चन है, अचल स्वर कौन से हैं? स, म, स, ग, स, प, स, ध? तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, स और प। अगला क्वेश्चन है, राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? यानी कि कल्याण से, भैरवी से, बिलावल से या फिर खमास से? आंसर हो जाएगा आपका पहला, कल्याण से, कल्याण थाट से। अगला क्वेश्चन है, संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं? ताल, सम, लय या फिर छंद? तो आंसर हो जाएगा आपका लय। अगला क्वेश्चन है, ग, म, प, नी, स, नी, ध, प, म, प, ग, म, ग किस राग का स्वर समूह है? राग कल्याण का है, राग यमन का है, राग बिहाग का है, राग बिलावल का है? तो आंसर हो जाएगा राग बिहाग। अगला क्वेश्चन है, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं, कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद या फिर हरिवंश राय बच्चन या हरिशंकर परसाई या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो आंसर होगा आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है, क्या है? थायरॉक्सिस, इंसुलिन या पैराथाइकिल या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन, यानी कि पहला ऑप्शन। अगला है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? उबालना, स्ट्यूइंग, खदकाना या ये सभी? तो आंसर हो जाएगा आपका सभी हैं, भोजन पकाने की ये विधियाँ होती हैं। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है, कौन सी है भाई? उथली चिकनाई विधि है या गहराई चिकनाई विधि है या खमीरीकरण या उबालना? तो ढोकला बनाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो खमीरीकरण द्वारा होता है। अब आंसर आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो आंसर है आपका बाल्यावस्था। बल्कि इसमें आयोग ने गलत माना, शैशवावस्था होता है इसका आंसर। चलिए देखते हैं, ये आयोग द्वारा गलत मान लिया गया था आपका, वहाँ बाल्यावस्था दिया था, पर 2 से 6, 6 से 12 जो है वो बाल्यावस्था होती है और ये शैशवावस्था होती है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का कारण है, क्या है? कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप या बढ़ती जनसंख्या या सभी? तो ये सभी हैं आपके।
शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, ये अगला क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विकास या फिर मानसिक विकास या फिर शारीरिक विकास या ये सभी। तो ये आंसर चौथा हो जाएगा आपका, ये सभी। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है, सानिया मिर्जा है, दीपा कर्माकर है या द्युति चंद है या पीवी सिंधु है। तो आंसर हो जाएगा आपका पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन, वसा, प्रोटीन या खनिज। तो आंसर आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है एलएसडी के सेवन से होता है किडनी का रोग, यकृत का रोग, कैंसर या मानसिक विभ्रम। तो आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका मानसिक विभ्रमण। अगला क्वेश्चन है व्यायाम के लाभ हैं, भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त में प्रवाह में वृद्धि या ये सभी। तो आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। वृत्त आरेख उपयोगी है, पहला विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए, या समग्र के संबंध में किसी एक के मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए, या एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए, या फिर चौथा ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला विभिन्न मात्राओं की तुलना करने के लिए। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हॉल ही का NCF आधार पत्रक बल देता है, क्या देता है। पहला ऑप्शन है खुली पुस्तक पर, या दूसरा परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, या फिर तीसरा परीक्षा निष्पादन पर, या सतत आकलन पर। आंसर हो जाएगा आपका सतत आकलन पर। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, या दूसरा अच्छे नागरिक होना, या तीसरा सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, या फिर दूसरा करके सीखना सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, या फिर तीसरा है वह विद्यार्थी को रचनात्मक बनाता है, या चौथा है यह विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप के रूप में होता है। आंसर जो है आपका वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, करके सीखना सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को पहला बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, दूसरा विवादास्पद मुद्दों पर बचना चाहिए, तीसरा सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, फिर चौथा सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो आंसर आपका चौथा हो जाएगा कि सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है, महाभिनिष्क्रमण, या फिर दूसरा है प्रथम उपदेश, या फिर तीसरा है संबोधि, या चौथा है निर्वाण। तो आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन प्रथम उपदेश। 34 नंबर 134 क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से प्राप्त होती है, समुद्रगुप्त के, या फिर हर्ष के, या फिर अशोक के, या पुलकेशिक टू के। तो आंसर हो जाएगा अशोक के अभिलेखों द्वारा, ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, सांची, या फिर दूसरा भीमबेटका, या फिर अमरावती, या फिर बाग। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, MG रानाडे ने, या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने, या आत्माराम पांडुरंग ने। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है आपका किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, पहला लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड रीडिंग, या फिर लॉर्ड हार्डिंग दूसरे, या फिर चौथा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग टू। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, पहला ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, या फिर बहादुर शाह प्रथम, या फिर शाह आलम प्रथम, या फिर अकबर द्वितीय। आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 में या 1846 में या 1816 में या 1826 में? आंसर आपका पहला हो जाएगा 1856 में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? पहला जहांगीर, दूसरा अकबर, तीसरा शेरशाह सूरी या फिर औरंगजेब? तो आंसर हो जाएगा अकबर, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? पहला ऑप्शन है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर या फिर दूसरा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी या फिर मखदूम यामा मनेरी या फिर चौथा अब्दुल कादिर गिलानी? तो आंसर हो जाएगा आपका बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। अगला क्वेश्चन है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? हुमायूं या फिर अकबर या फिर शाहजहां या फिर बाबर? आंसर आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बाबर। बाबर को कलंदर नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ था? पहला बिहार, दूसरा मणिपुर, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश या फिर चौथा नागालैंड? आंसर आपका चौथा हो जाएगा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद डैश नदी पर स्थित है? किस नदी पे? महानदी पर या गोदावरी पर या मूसी पे या कृष्णा नदी पे? तो आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, मूसी नदी पे। अगला क्वेश्चन है 145, कोला एक उदाहरण है अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल का, आग्नेय शैल का, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, अवसादी शैल का। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र या फिर बुध और शनि या फिर पृथ्वी और बृहस्पति या फिर शुक्र और मंगलवार? आंसर हो जाएगा आपका बुध और शुक्र, यानी कि पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, अरब सागर। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र को या फिर सवाना के क्षेत्र को या भूमध्य सागरीय क्षेत्र को या टुंड्रा क्षेत्र को? निम्नलिखित में से किसे संसार के टुंड मतलब इसका ऑप्शन आंसर देख लेते हैं, वो तीसरा ऑप्शन होगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो है वो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? सतपुड़ा को या पामीर को, अरावली को या फिर म्यांमार को? तो आंसर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि पामीर। इसे हम संसार की छत के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोबी का या सहारा का या थार का या कालाहारी का? आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी कि सहारा। तो ये थे आपके 150 क्वेश्चन जो थे आपके यूपी टेट के, वो 2018 नवंबर में हुआ था ये एग्ज़ाम आपका। ये सॉल्व पेपर था आपका, किस प्रकार के प्रश्न आए थे ये आपने देखा। ये आपके 60 प्रश्न जो अभी हमने देखे वो थे आपके एसएसटी से संबंधित। तो एसएसटी में आपने ये देखा होगा कि आपका म्यूजिक से भी आते हैं, आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, आपका कृषि, इन सबसे आपके मिला जुला करके ये 60 प्रश्न लिए जाते हैं और इसका सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा और यही आपकी मदद करेगा आपके अच्छे मार्क्स बनाने में। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही एक नए प्रीवियस ईयर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।